सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट चुनाव के दौरान आपको किन किन धाराओं के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखनी होती है, तो मैं आज आपको आपकी जो कर्तव्य निर्वहन में जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जो चुनाव के संदर्भ में निर्वाचन अपराध या भ्रष्ट आचरण से संबंधित कौन कौन सी धारा है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपके वीडियो बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। सेक्टर अधिकारियों, पुलिस सेक्टर अधिकारियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिनको जो पोल डे है उससे 7 दिन पहले जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में भी लगा दिया जाता है, के संदर्भ में कानून और व्यवस्था की जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो ये मैंने संकलन किया है ताकि एक रूपता बनी रहे, आपको पूरा नॉलेज हो और चुनाव निष्पक्ष निर्भीक तरीके से संपन्न हो, इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। तो कानून और व्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे। तो इसके संदर्भ में कोई भी आदमी अपराध कारित करता है तो अपराध 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक तो संज्ञेय अपराध होता है और एक असंज्ञेय अपराध होता है। तो इसमें फ़र्क क्या है? हर धारा में आएगा कि ये संज्ञेय अपराध है, ये असंज्ञेय अपराध है, तो इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। संज्ञेय अपराध यानी कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस वह है जिसमें जांच अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस सामान्यतः गंभीर होते हैं, जिसमें पुलिस को तुरंत कार्य करना होता है। तो ये आपके समझ में आ गया। जहाँ भी संज्ञेय अपराध का नाम आएगा किसी धारा में तो आप समझ जाएंगे गंभीर प्रकृति का है। इसके विपरीत नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध होते हैं। वे अपराध जिसमें जांच अधिकारी गिरफ्तारी वारंट के बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी उनकी प्रकृति उनसे हल्की होती है, सामान्य प्रकृति के होते हैं। अब बात करेंगे कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के संबंध में सुसंगत कानून कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 3 कानूनों की धाराएं काम कर रही है। एक तो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC बोलते हैं मोटा मोटी अपन, 1973। उसके कौन कौन सी धाराएं इसमें काम आती है। दूसरा है भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड जिसको IPC बोलते हैं, इसकी कौन कौन सी धाराएं हैं। तीसरी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसको RP एक्ट के नाम से भी जानते हैं, 1951। तो इसमें अपन ये बात करेंगे कि भी चुनाव में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध है तो उसमें कौन कौन सी धारा है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की CRPC की धारा 41 है, 42 है, 44 है, 107 है, 108 है, 109 है, 110 है, 113, 116, 144 और 151। ये धारा, इन धाराओं का अपने को नॉलेज होना ज़रूरी है। एक जोनल मजिस्ट्रेट को, एक सेक्टर अधिकारी को, एक पुलिस सेक्टर अधिकारी को इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ ही अगर IPC की बात करें तो पूरी IPC तो लंबी चौड़ी पड़ी है, लेकिन आपको जो धारा जिसका नॉलेज होना चाहिए जो चुनाव में काम आती है वो धारा 153A, 153AA, 153B, 171A, 171B, 171C, 171D, 171E, F, G, H, I और 505, ये धाराएं आपके
काम की है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। इसी प्रकार जो आरपी एक्ट है उसकी धारा 123 से शुरू होता मामला, फिर 124, 125, 26, 27, 28 ऐसे करके आपके 136 तक धाराएं हैं। उसमें पूरी की पूरी जो चुनाव के संबंधित जो अपराध होते हैं या भ्रष्ट आचरण होता है तो उसके संदर्भ में क्या जुर्माना होगा, उनको क्या कारावास होगा, अपराध संज्ञेय है असंज्ञेय है, तो इस प्रकार की बात इसमें आएगी। तो आज इस पार्ट में ये अपन पार्ट वाइज मैंने वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, 2, 3 पार्ट बनाए। पार्ट 1 में बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी की कौन कौन सी धाराएं हैं। तो सीआरपीसी की धाराएं 41, 42, 44, 107, 8, 9, 10, 113, 16, 144 और 151। अब बात आती है 100 जो सीआरपीसी 1973 है उसकी धारा 41 है, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है, तो कर सकता है, उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं है। जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या युक्ति युक्त संदेह विद्यमान है कि उसने ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध कारित किया है जो 7 वर्ष से कम की हो सकती है या जो 7 वर्ष से अधिक की हो सकती है, वह चाहे जुर्माने के सहित हो या बिना जुर्माने के। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का मामला है तो ये हो सकता है। अब धारा इसी की 2 कहती है कि धारा 42 के उपबंधों का अध्ययन कोई व्यक्ति जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या इस प्रकार के उसके संबंधित होने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है, तो मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब बात आती है, ये आपकी 41 की बात हो गई, 42 में भी उसका जिक्र आ गया। 44 कहती है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी जोनल मजिस्ट्रेट ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, तो जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा शक्ति के लिए सुपुर्द कर सकता है। दूसरा ही इसका क्लोज 2 ये कहता है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी के निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। तो ये आपके धारा 44 ये बात कहती है। अब बात करते हैं अपन धारा 107 और 116। तो ये एक प्रतिबंधात्मक आदेश है जो मजिस्ट्रेट द्वारा किसी जानकारी के आधार पर दिए जाने पर अपराध के उदय को रोकने के लिए जारी। ये कहने का मतलब अपराध होने वाला है उसको पहले ही रोकना है। इस संदर्भ में 107 और 116 ये काम आती है। इनका उद्देश्य शांति बनाए रखने के सुरक्षा के बारे में, भाई पब्लिक जो है शांति भंग नहीं हो, इस बारे में मजिस्ट्रेट को ये सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति शांति का उल्लंघन करने वाला है या सार्वजनिक शांति को विकट करने वाला है, तो मजिस्ट्रेट उसको एक निर्धारित अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दिखाने के लिए कह सकता है। इसमें ये बात है। अब मूल धारा क्या कह रही है? ये कह रही है कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, ये एक प्रकार का बॉन्ड उससे भरा जाएगा या ये मुचुल का भरा जाएगा या जमानत, ये इस प्रकार की है मामला। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि संभवतः कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक परिशांति विशुद्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे वह संभवतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति विशुद्ध हो जाएगी, तब उसकी राय में कोई कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है
तो वे ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंध रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वे कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है ठीक समझे परिशांति कायम करने के लिए उसे प्रतिभुओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश ये दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार का मामला 107 में है। 107 की जो क्लोज 2 ये कह रहा है कि इस धारा के अध्ययन कार्यवाही के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है कार्यवाही जब या तो वह स्थान जहाँ परिशांति भंग या विक्षोभ आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्य परिशांति भंग करेगा या लोक परिशांति विशुद्ध करेगा अथवा यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा। तो ये इस प्रकार का मामला इसमें होना जरूरी है। तो ये आपकी 107 हो गई। अब बात आती है 109 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। संदिग्ध व्यक्तियों के जैसे ये इसमें सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन अपन आता है नहीं कि इसको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तो ये मामला है 109। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्व सहायता नहीं बरता, वो अपनी जो उसकी प्रजेंस है वो छिपाने का प्रयास कर रहा है और ये विश्वास का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, वो बहुत बड़ा अपराध भी करेगा, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंध निश्चित अपेक्षा कर सकता है कि कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष अनधिक अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट समझे। तो ये सदाचार के लिए उससे भी ये आपके प्रतिभुओं सहित या रहित बंद पत्र निर्देशन करने का आदेश दे सकता है। ये बात है आपके गुड बिहेवियर के लिए। अब है सीआरपीसी की धारा है वो 108। ये धारा कहती है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब राजद्रोह की बात आती है। देखो, जब कार्यपालक में से इत्तला मिलती है कि स्थानीय अधिकारी कोई व्यक्ति ऐसा है जो या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या अन्य रूप से निम्नलिखित बातों का साहस्य फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने की दुष्प्रेरणा करता है, कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के या 153 या 153 के या 295 का दिन दंडनीय है। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई तो इसके अंदर ये आपके 108 तो राजद्रोहात्मक बातों में है और 110 है वो है अभ्यासिक अपराध से सदाचार। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, यानी कुछ इस प्रकार के अभ्यासगत आदमी हो जाते हैं तो उनको ये अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि आपकी जो स्थानीय अधिकारिता है उसके अंदर ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यास से लुटेरा है, गृह भेदक है यानी हाउस ब्रेकर है, चोर है, कूटरचित है यानी फोर्जरी करने वाला है, अथवा चुराई गई संपत्ति का उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यास से प्रापक है यानी इज बाई हैबिट है रिसीवर, उसको पता है चोरी हुई फिर भी वो ले लेता है, अभ्यास से चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संशय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्यसन में सहायता करता है, अथवा बड़ी लंबी चौड़ी धारा है ये व्यपहरण होता है, अबडक्शन किसी को फुसला या धमका कर भगा ले जाना, धोखा देकर निकाल लेना, ये ऐसा अपहरण कर लिया। उद्दपन का मतलब होता है जबरदस्ती, एक्सटोर्शन। छल या रिष्टि का मतलब होता है मिसचीफ शरारत का अपराध या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 का दिन या उस संहिता की धारा 489 के 89 खे 489 गे 489 गे का अध्ययन कोई दंडनीय अपराध अभ्यास करता है या करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरणा करता है तो ऐसे अपराध अभ्यास करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिससे परिशांति भंग होती है।
कोई ऐसा अपराध अभ्यासते करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, जो ये जो अधिनियम बने हैं उसमें अपराध है, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम है, अस्पृश्यता अधिनियम है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है, तो इनमें भी अपराध है, तो भी वो अपराध है उसका। जमाखोरी है, मुनाफाखोरी है, खाद्य या औषधि अपमिश्रण, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि का अधीन दंडनीय कोई अपराध है, या ऐसा दुशासिक और भयंकर है कि उसकी प्रति भू के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वे कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अनधिक की अवधि, यानी ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए जितनी मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, सदाचार के लिए प्रतिभूतियों सहित उसको बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। अब बात आती है सीआरपीसी की धारा, देखो 110 बड़ी इंपॉर्टेंट, 113 है, ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन या वारंट जो उपस्थिति नहीं है, जैसे यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है जो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए सम्मन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में है वह उस अधिकारी को न्यायालय में सक्षम लाने के निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इतला पर जिस रिपोर्ट या इतला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलेखित किया गया ये प्रतीत होता है कि परिसंपत्ति भंग होने के डर के लिए कारण है, और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना परिसंपत्ति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता, तो मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकता है। ये 113 है। अब बात आती है 116। सीआरपीसी की धारा 116 कहती है इतला की सच्चाई के बारे में जांच। जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है अथवा धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है, अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस इतला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा और जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसको प्रतीत होता है। ऐसी जांच यथासाध्य उस स्थिति से की जाएगी जो समन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसके पश्चात विहित है। उपधारा 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक परिशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने जाने आवश्यक है, तो ऐसे कारणों को जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा और उस व्यक्ति को जिसके बारे में धारा 111 का अधीन आदेश दिया गया निर्देश दे सकता है कि वे जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभुओं सही या रहित बंद पत्र निष्पादित करे, और जब तक ऐसा बंद पत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा, कार्रवाई नहीं है तो ये नहीं दिया जाएगा। ऐसे बंद पत्र की शर्तें चाहे उसकी रकम के बारे में हो या प्रतिभू उपलब्ध कराने के या उसकी संख्या के या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हो, उससे अधिक दुर्भर नहीं होगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट है। इस धारा के प्रयोजन के लिए ये तथ्य है कि व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुशासिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभू के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। जहाँ 2 या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में सहयुक्त रहे हैं वह मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों में जैसा वे न्याय संग संबंधित उसके बारे में कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के अधीन जांच
उसके आरंभ की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी। और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय का अधीन कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर परिवेशित हो जाएगी, जब तक विशेष कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं करता। परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रहता है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यदि पहले ही परिवेशित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के 6 मास की समाप्ति पर परिवेशित हो जाएगी। जहां कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा 6 के अधीन निर्देश दिया जाता है, वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर ऐसे निर्देशों को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वे विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था। अब बात आती है, तो ये धारा बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब बात आती है धारा 144। अपन मोटा मोटी 144 धारा से सभी परिचित हैं। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की जो शक्ति है उसको धारा 144, पावर टू इश्यू ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, उन मामलों में जिसमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार इस निमित्त विशेष या सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय, वे मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिस मामले में तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 144 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष नहीं करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशेष संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से ये संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, शोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियों ऐसी है कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध ये आदेश निर्दिष्टित है सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है। तो ये आपकी 144 धारा जिसको अपन सभी परिचित हैं, नॉलेज होना जरूरी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा है 151, ये भी आम जन में प्रचलित है। ये है संज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी है इसमें, कि ये आदमी संज्ञेय अपराध करेगा इसलिए इसको गिरफ्तार कर लो। कोई पुलिस अधिकारी जिससे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। तो ये इस प्रकार आपकी पूरी आपको सीआरपीसी की जो धाराएं थी उसका आपको पूरा विस्तार से बताया, आपके ये उपयोगी रहेगी और आप चुनाव है निष्पक्ष निर्भीक संपन्न करवाएंगे और लोकतंत्र का उत्सव मनाएंगे।